बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम तमाम क्वेश्चंस को वाइंड अप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन अननोन मेटल M रिएक्ट्स विद S टू फॉर्म अ कंपाउंड विद द फार्मूला M2S3। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक मेटल M है, अननोन है, हमें नहीं पता ये मेटल क्या है, कौन सा है। ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, M2S3 एक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, if 3.12 gram of M reacts exactly with 2.88 grams of sulfur, what are the names of M and compound M2S3? डेटा देखते हैं हमारे पास क्या है। उसने आपसे पूछा है कि अगर इतनी अमाउंट M मेटल की रिएक्ट करती है सल्फर के 2.88 ग्राम्स के साथ, तो फिर आप मेटल M का नाम बताएं और इस कंपाउंड का भी नाम बताएं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है मास ऑफ मेटल M इज इक्वल टू 3.12 ग्राम्स। उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2.88 ग्राम्स। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, क्या किस चीज को हमने फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी है नेम ऑफ M, वो हमें बताना है, एंड नेम ऑफ कंपाउंड M2S3। ये दो चीजें हमने बतानी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना इसको सॉल्व करना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सल्फर का मास है और सल्फर क्योंकि हम इस एलिमेंट को जानते हैं तो इसका एटॉमिक मास भी हमें पता है, दैट इज 32। जब किसी का आपके पास मास हो और मोलर मास हो तो इसकी रेशियो से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास इक्वेशन में मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएंगे तो आप मोल्स ऑफ M फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ M आपको पता होंगे तो उससे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ M। देखते हैं यही सीक्वेंस हम कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास कितना है 2.88 ग्राम्स। मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, क्योंकि ये एलिमेंट है तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, S इज 32। यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं इसे कैलकुलेटर से। 2.88 डिवाइडेड बाय 32, आपके पास आंसर है 0.09 मोल्स। सल्फर के मोल्स आ गए। अब इन्हें ये केमिकल इक्वेशन से हम जस्टिफाई करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर M क्या है, 2 है कंपाउंड में, तो हम इसको यहाँ पर 2 लगाकर बैलेंस करेंगे। सल्फर 3 है तो ये भी सल्फर 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको 2, 3 और यहाँ पर 1 है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स को, यानी 2 moles of M reacts with 3 moles of sulfur to give 1 mole of the compound। अब हम इस इक्वेशन के मोल से हम अपने इन मोल्स को कंपेयर करके मेटल M के मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर हम लेंगे मोल्स ऑफ सल्फर को कंपेयर करेंगे विद द मोल्स ऑफ M। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम क्या देखते हैं कि 3 moles ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ मेटल M। 1 will react with
2/3 moles of metal M और 0.09 will react with 2/3 into 0.09. कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 2/3 into 0.09. आंसर है आपका 0.06. ये किसके मोल्स निकल आए हैं? M के मोल्स. अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेम ऑफ M, इट्स मीन एटॉमिक मास ऑफ M. तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है उसके देखें, अगर आपको मास पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मेटल M का हमारे पास मास है और नंबर ऑफ मोल्स आगे हैं, तो हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह से? हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? मेटल M के. रीअरेंज कर लेते हैं इसी फॉर्मूला को, तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M. इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. मास ऑफ मेटल M दैट इज 3.12 ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.06. 3.12 को डिवाइड करें 0.06, आपके पास आंसर आ जाता है 52. ये क्या है? मोलर मास ऑफ मेटल M. स्टूडेंट्स अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखें कि 52 कौन से एलिमेंट का मास है, तो दैट इज ऑफ क्रोमियम. तो फर्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ मेटल M क्या होगा? दैट इज क्रोमियम. ये मेटल M क्या हुआ? क्रोमियम है, जिसका मास कितना है? 52 है. तो सेकंड हमारा क्या क्वेश्चन था? नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? इस M को रिप्लेस कर देंगे क्रोमियम से, तो नेम ऑफ कंपाउंड क्या आ जाएगा? C. पहले हम कंपाउंड जो था M2S3 था, तो इसे क्रोमियम से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा Cr2S3. तो स्टूडेंट्स आप पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा. नेम ऑफ कंपाउंड M2S3 इज इक्वल टू Cr2S3. मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, लेकिन आप पूरा तरीके के साथ सॉल्व करेंगे स्टेप्स के साथ, ठीक है? तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. ऑक्टेन C8H18 है. ये जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या आपको प्रोडक्ट्स देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन. यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन के होंगे जब आप 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन यूज करें. अगेन हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मोल्स. उन मोल्स के साथ हम अपने रिक्वायर्ड मोल्स को कंपेयर करेंगे. लेट्स डू द कंपैरिजन. कंपैरिजन हमारा किसके दरमियान है? ऑक्टेन एंड ऑक्सीजन. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि 2 मोल्स ऑक्टेन के रिएक्ट करते हैं 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ ऑक्टेन विल रिएक्ट विद 25 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. इतने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के. और 4 मोल्स की बात हुई है, देन 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन विल रिएक्ट विद 25 डिवाइडेड बाय 2 into 4. 25 divided by 2 into 4, your answer is 50 moles. 50 moles of oxygen are required when 4 moles of oxygen 4 moles of octane are burned. ठीक है, ये सिंपल सा हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके मोल्स आपको कैलकुलेट कर दी हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन. अब ये देखें 2 मोल ऑक्टेन के 16 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन कितने करेगा? अगेन हम कंपेयर करेंगे ऑक्टेन को C8
18। ऑक्टेन का मतलब ऑक्टा 8 से निकला हुआ है, इसलिए कार्बन नंबर 8 है। इसको कंपेयर करें हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के साथ, 2 moles producing 16 moles of carbon dioxide, 2 moles are producing 16 moles of carbon dioxide. 1 mole will produce 16 over 2 and हमें 1 mole ही चाहिए था, तो हम 16 divided by 2 कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 8 moles. 8 moles of carbon dioxide are produced. ठीक है, आप पूरी लाइन लिखेंगे, 8 moles of carbon dioxide can be produced from 1 mole of octane. नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं, हाउ मेनी moles of water are produced by combustion of 6 moles of octane. 6 moles octane को बर्न करने के बाद आपको वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे या वाटर के मोल्स कितने बनेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ दोबारा आते हैं कि 2 मोल्स ऑक्टेन की कितने वाटर मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 18। तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे ऑक्टेन का और वाटर मॉलिक्यूल्स का। ऑक्टेन कितने हैं, 2। In the balanced chemical equation, 2 octane moles are producing 18 moles of water. 1 will produce 18 divided by 2 and 6 moles will produce 18 divided by 2 into 6. Your answer is 18 divided by 2 into 6. Your answer is 54 moles of water molecules are produced when 6 moles of octanes react. ये स्टेटमेंट आपने इसके एंड पे पूरी कंप्लीट लिखनी है ताकि स्टेटमेंट जस्टिफाई हो सके। लास्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट, इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 moles of carbon dioxide, how many moles of oxygen are needed? How many grams of octane will be used? यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हमने प्रोड्यूस करने हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ आपको कह रहे हैं कि अगर 8 मोल्स हम प्रोड्यूस करना चाहें तो ऑक्सीजन के मैस कितना यूज है, ग्राम्स ऑफ का मतलब है कितना उसका मैस यूज होगा और ऑक्टेन का कितना मैस होगा। तो सबसे पहले हम इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जब हमें मोल्स पता चल जाएंगे तो हम आसानी के साथ इनका मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन कंपैरिजन अप्रोच से हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि 16 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो हैं वो 2 ऑक्टेन कि बर्न होने से बनते हैं। 16 is produced, 16 moles of carbon dioxide produced by burning 2 moles of octane. 1 will produce 2 by 16 and 8 will produce 2 by 16 into 8. Your answer is 1. कितने मोल आएंगे, 1 mole of octane is required या is burned to produce 8 moles of carbon dioxide. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, grams of octane. grams of octane का मतलब है mass of octane हमें required है, तो mass of octane find out करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, mass is equal to number of moles into molar mass. ठीक है, number of moles आपके पास कितना है, 1 mole है। मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, कार्बन इज 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 18, हम इसे खाली 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा मोलर मास, 114, और 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ
octane is 114 ग्राम। आपका एक आंसर आ गया आपके पास। ये हमने किसका मास कैलकुलेट किया था, मास ऑफ ऑक्टेन C8H18। नेक्स्ट आपके पास है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम अगेन इसको कंपेयर करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें, 16 are produced by 25 moles. 16 moles of carbon dioxide produced by 25 moles. 1 will produce by 25 over 16 and 8 moles. ये कितने प्रोड्यूस करेंगे? 25 divided by 16 into 8. Your answer is 12.5 moles of oxygen. They are required to produce 8 moles of carbon dioxide. आपके पास मोल्स आ गए हैं। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, mass of oxygen is equal to number of moles of oxygen into its molar mass, या आप कह लें ऑक्सीजन इज द, यहाँ पर इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास का m कैपिटल डाल दूंगी। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने आपके पास आ गए हैं, 12.5 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 32 मेंशन कर देंगे। योर फाइनल आंसर इज 12.5 इंटू 32, 400 grams. 400 grams of oxygen is required to produce 8 moles of carbon dioxide. तो आपका आंसर पहला ये था और सेकंड आंसर आपका 400 grams of oxygen. That is your another answer. दोबारा से देख लें, हमने क्या किया, हमें मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था और मास ऑफ ऑक्टेन चाहिए था फॉर 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल्स का कंपैरिजन करते हुए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। 8 मोल्स के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्टेन चाहिए था। जब आपके पास मोल आ गए तो हमने मास फाइंड आउट करने के लिए n इंटू इट्स मोलर मास, फॉर्मूला से मोलर मास कैलकुलेट किया, 114 आ गया और नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, इसलिए यही इसका मास हो गया। सेकंड, हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को कंपेयर किया, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 12.5 आए। अब यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके मोलर मास से, मोलर मास इज 32 और आपके पास आंसर आ गया 400 ग्राम्स। ये स्टूडेंट्स आपका इस तरह से जस्टिफाई हो गया। आपने इसको कंप्लीट सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो आपका लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, उसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन विद रीजंस। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कह रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप ये स्टेट करेंगे, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ये आप पूरा स्टेट करेंगे। उसके बाद आप एक एग्जांपल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन की एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखें कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है तो जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की होगी उतनी ही प्रोडक्ट्स की भी होगी। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स होंगे, यहाँ पर 4 ग्राम्स
क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स होंगे। तो टोटल यहाँ पर रिएक्टेंट्स का मास कितना है 36 ग्राम्स। और इसी तरह से वाटर का यहाँ पर कितना ग्राम बनेगा, सिंगल वाटर इज 18 into 2 you will get 36 grams of product। तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर mass neither created nor destroyed, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही एंडिंग प्रोडक्ट आपका बना। नेक्स्ट आपके पास जस्टिफिकेशन है मैनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिएक्शंस हैं। हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, सबसे पहले आप ये डिफाइन करें व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट which limits the amount of product during a chemical reaction is known as limiting reactant, या आप कह सकते हैं the reactant which is present in less amount and controls the amount of product formed is also known as limiting reactant। limiting reactant को डिफाइन करने के बाद हम इसे केमिकल इक्वेशन से जस्टिफाई करेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन सी एग्जांपल्स हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करती हैं। हम बर्निंग देख सकते हैं, मीथेन गैस है, ये जब ऑक्सीजन में बर्न होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर मीथेन जो है दैट इज अ लिमिटेड रिएक्टेंट, क्योंकि मीथेन जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लेस अमाउंट में है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल होगी, जब मीथेन सारा यूज अप हो जाएगा या सारा बर्न अप हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोडक्ट्स ये भी बनना स्टॉप हो जाएंगी। इट्स मीन इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं पार्ट 3 दैट इज रिलेटेड टू द एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक। आप उस टॉपिक को जब स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड, 3 मोल्स ऑफ एटम्स, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सारी चीजें हमने जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 1 मोल ऑफ वाटर, इसे कंसिडर करें। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 जो हैं अनपेयर्ड है, सॉरी लोन पेयर्स हैं, और एक जो पेयर है इसका वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इस तरह से। तो सबसे पहले अगर हम जस्टिफाई करें 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने मोल्स ऑफ बॉन्ड हैं, 1 and 2। तो स्ट्रक्चर देखकर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या है, 3 मोल्स ऑफ एटम्स। एक मोल वाटर में कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 1 इज हाइड्रोजन, सेकंड ये 1 2 एंड थर्ड 1 इज ये 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन का जस्टिफाई हो गए। 3 मोल्स ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल कितने होंगे, 3 मोल ऑफ एटम्स। इस तरह से आप जस्टिफाई कर लेंगे। ये आपका जस्टिफाई हो गया 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड, 3 मोल्स ऑफ एटम्स, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन दैट इज 1 1 इस तरह से, और ऑक्सीजन 16 8। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके आउटर मोस्ट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हुए, 8 9 10, तो टोटल आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये जस्टिफाई हो गया। अब नेक्स्ट है 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये भी इलेक्ट्रॉन्स की बात की, अब हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है,
जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। यहाँ दूसरे हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन है। अगर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि जो ऑक्सीजन है इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 ही आपके पास प्रोटॉन्स हैं और 8 आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 10 + 8 = 28 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपकी सारी स्टेटमेंट जस्टिफाई होगी। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी जस्टिफाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज 28, ये भी जस्टिफाई होगी। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको भी हम इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे। नाइट्रोजन है, क्योंकि N2 है तो 2 नाइट्रोजन्स को हम काउंट करेंगे। एक नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 ही प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी 7 हैं। इसी तरह दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। तो इसके टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी आपके पास 6 न्यूट्रॉन्स आएंगे। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब आप इन्हें एड अप करें, 6 8 14 इलेक्ट्रॉन्स, 6 8 14 प्रोटॉन्स एंड 6 8 14 न्यूट्रॉन्स। तो ये जस्टिफाई हो गया यहाँ पर कि नाइट्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन सब का नंबर सेम है, दैट इज 14। और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 14 एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 14। तो ये आपकी स्टेटमेंट इस तरह से जस्टिफाई होगी। लास्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 1 mole of sulfuric acid should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How does Avogadro's number help to explain? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर, सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि किस तरह से न्यूट्रलाइज हो रहे थे कि एसिड अपने प्रोटॉन्स और बेस अपने हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये दोनों आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ पर क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड किसे कहते हैं? जो कि 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करे। सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो ये 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है और एक सल्फेट का आयन होता है इस तरह से। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? दैट इज मोनो एसिडिक। इट्स मीन कि वो एक हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करता है। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पर हम इन मोल्स से आयंस देखते हैं कि कितने आयंस रिक्वायर्ड होंगे इनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एवोगैड्रोस की हेल्प लेते हैं कि 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, ये कितने आयंस बनेंगे? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। हमारे पास आंसर आ गया है 1.204
इंटू 10⁻²4। ये कितने हैं? ये H पॉजिटिव के आयंस रिक्वायर होंगे। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आयंस आए हैं जो H पॉजिटिव आयंस रिक्वायर होंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक था। अब हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं? 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल जो है वो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोक्सिल आयंस ही होंगे। ये दरअसल इन H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें डबल द अमाउंट चाहिए होगी, क्योंकि जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस भी रिक्वायर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए होंगे। उसके लिए आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ आयंस आएंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपके पास 1.204 इंटू 10⁻24 आयंस ऑफ OH नेगेटिव 1 ये आ गए, या फिर आप OH नेगेटिव आयंस लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस। यानी आप कह सकते हैं कि H पॉजिटिव नाउ इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी 2 होंगे तो 2 को ही न्यूट्रलाइज करेंगे। अब 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें 2 मोल्स चाहिए होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि जब 2 मोल्स होंगे तो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होंगे और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो न्यूट्रलाइज करेंगे 1.204 इंटू 10⁻24 H पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि 2 मोल्स में भी उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस आपके पास प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से एवोगैड्रोस नंबर ने हेल्प किया कि आपको 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस रिक्वायर होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके रीजनिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में से बनकर आते हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने का मकसद भी यही है कि आप इसको हर तरह से प्रैक्टिस कर सकें, आपको हर किस्म की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। होप स्टूडेंट्स आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।